बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इतनी नाउमीदी की सूरत हाल में आप मुतमईन कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हालात हमारे सामने अगर देखा जाए तो हालात कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल परेशान नहीं हैं, उनका जिक्र भी हम शो में करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मौजूदा जो महंगाई की सूरत हाल है, इसके अलावा जो हर तरफ बेयकीनी है, लोग कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं। हर किसी के घर में फाके परेशानियाँ। अब ऐसे में लोग कहते हैं कि जी आप मुतमईन कैसे हो सकते हैं, रिलैक्स कैसे रह सकते हैं जब इतनी सारी परेशानियाँ हों। तो बस एक यहाँ पे मैं शो के आगाज़ में ही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप अच्छा सोचेंगे, मुस्बत सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को जो है अच्छा भी महसूस करेंगे, मुतमईन भी महसूस करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि नाउमीदी कुफ्र है। जब आप उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो सब अच्छा ही होगा। लेकिन एक और अहम चीज़ जो हम आपके साथ ग्राउंड रियलिटीज़ हर रोज़ शेयर करते हैं ताकि आप लोग एहतियात कर सकें, वो सिलसिला आज भी इसी तरह से जारी रखेंगे। मौजूदा कोरोना की सूरत हाल 24 घंटे के दौरान जिस तरह से शिद्दत देखने में आ रही है, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास जी जो फिगर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक ही रोज़ में 33 अफराद जो हैं वो कोरोना की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। 1402 नए केसेस सामने आए हैं। और इसके साथ साथ सबसे ख़तरनाक चीज़ जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगी, आगे चल के हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, 10 साल से कम उम्र के 125 बच्चे, क्योंकि बार बार ये चीज़ कही जा रही थी थ्रू आउट, अगर हम पीछे नज़र डालें पहली लहर से, कि बच्चों पर कोरोना असरअंदाज नहीं होता, लेकिन अब बच्चे भी मुतासरीन में शामिल हो रहे हैं। तो एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, 162 मरीज़ ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है और उनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। दूसरी साइड पे अगर हम अस्पतालों की सूरत हाल आपके साथ डिस्कस करें तो हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में जाते हैं, अस्पतालों की सूरत हाल हमें बताते रहते हैं कि वेंटिलेटर्स अब कम पड़ते जा रहे हैं, डॉक्टर्स मुतासर हो रहे हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स मुतासर हो रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें भी हैं। डॉक्टर महमूद शौकत की मिसाल हमारे सामने है, हमने आपके साथ शेयर भी की। तो खुदारा एहतियात कीजिए, अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जानते हैं मौसम की सूरत हाल। आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, तो आज सारे दिन का टेम्परेचर आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज़ कर लेते हैं इस वक्त बाहर मौसम की सूरत हाल क्या है। 10 बजे का टेम्परेचर आपके सामने है जी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत इस वक्त शहर लाहौर का रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हैं और 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर होगा जी 28 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आगे देखें 3 बजे शहर का मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर है जी आपके सामने 29 डिग्री सेंटीग्रेड और वेदर होगा सनी। इसके बाद देख लीजिए जी रात शाम 6 बजे का मौसम कैसा है जी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे शाम होती है कुछ मौसम में बेहतरी आती है। रात 9 बजे का मौसम कैसा होगा जी, वेदर होगा क्लियर और टेम्परेचर होगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये तो था आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा। शहर के हालात कैसे हैं, आज की टॉप स्टोरीज पे एक नज़र डाल लेते हैं। लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की क्या है जी, 24 घंटों के दौरान कोरोना से 33 शहरी जाम बहक, सर्विसेज में 110 डॉक्टर्स वायरस में मुब्तला। सारिफीन को फिर झटका, बिजली 65 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। शुगर डीलर्स की हड़ताल जारी, ओपन मार्केट में चीनी 105 रुपए किलो। और शुगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के खाते खुल गए, मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन्हीं खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मौजूदा कोरोना की सूरत हाल, कोविड-19 की जो कि बिगड़ती चली जा रही है, वो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कल भी कहा था कि बड़ी कोशिश हम लोग करते हैं कि आगाज़ जो है वो किसी अच्छी खबर से करें, लेकिन इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए ये चीज़ें डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आप? दुर्रे नायाब, पहली खबर की तरफ बढ़े। 24 घंटों के दौरान 33 अफराद जाम बहक हुए हैं, 110 डॉक्टर्स वायरस में मुब्तला। मुझे दोबारा से वो वाला टाइम याद आ रहा है
कि जब बार बार ये चीज़ थी कि डॉक्टर्स आपके मुतासर हो रहे हैं, आपकी फैमिली के लोग मुतासर हो रहे हैं, अब एक्चुअली खौफ आना शुरू हो गया। जी, एक्चुअली आपने जो कहा कि ये अच्छी खबर नहीं है, मैं इसको इसलिए अच्छा कहूँगा कि इससे अच्छी तरगीब देना या इससे अच्छी किसी को इन्फॉर्मेशन देना इस वक्त ज़रूरी नहीं। आप सबसे पहले लोगों को जितना भी ज़्यादा समझा सकते हैं हमने समझा लिया, आपने जितना लोगों को सेंसिटाइज करना था आपने कर दिया। अपनी फैमिलीज़ में बीमार देखकर, अपनी फैमिलीज़ में खुदा न खास्ता फौतियाँ देखकर फिर भी अगर लोग नहीं संभल रहे तो फिर ये कैसे संभलेंगे? इसके लिए कानून पे जो सख्ती की जा रही है, कानून के तहत लोगों पे जो FIR दी जा रही हैं और जो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लोगों को घंटा घंटा जलील करती है, मौके पे आपको मास्क पहनाती है, वहाँ पे आपके साथ सख्ती करती है, आपकी फैमिलीज के साथ आप पे सख्त लहजा और सख्त रवैया रखती है, ये इस तमाम चीज़ का रिएक्शन है कि आप समझने को तैयार नहीं आप है। समझने को तैयार नहीं ये है, इसको बिल्कुल ऐसे ना लिया जाए कि जी स्टेट हमसे बहुत जुल्म कर रही है, पुलिस हमसे कुछ जाती दावत निकाल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे कारोबार तबाह करने पे आई है। ये ऐसा नहीं है, ये आपके एक्शन का रिएक्शन है जो आप कर रहे हैं। अगर आप मास्क पहन के अगर आप एक चीज मानने को तैयार नहीं है तो फिर सख्ती तो की जाएगी। देखिए जी, अगर आप मास्क पहन के मार्केट में निकलेंगे, ठीक है, आपको क्या मसला है? लेकिन लोग पता क्या करते हैं, जेब में मास्क रखा होगा, किसी ने अपनी कुछ साइड पॉकेट में रखा होगा, ऐसे हैं कि मास्क लगा के मुंह से नीचे उन्होंने अपने चिन पे रखा होगा और वो कहेंगे जी हमने बस अभी पानी पीने के लिए नीचे किया। ऐसे ऐसे उज़र और बहाने पेश करते हैं कि आप हंसना शुरू हो जाते हैं। हमने जाती तौर पर लोगों को पूछा कि भाई आप मार्केट में आज क्यों निकले हैं? आज तो लॉकडाउन है, घर का सौदा सेल्फी लेने में भी टाइम है, पहली तारीख के बाद लोग अमूमन शॉपिंग करते हैं, कुछ चीज़ें लेते हैं जी, बस कोई ज़रूरी है, किसी का पता करने जा रहे हैं जी, कहीं पे कोई बहुत ज़रूरी किसी दफ्तर में जा रहे हैं, कोई ऐसा सॉलिड लोगों के पास जस्टिफिकेशन नहीं कि वो बाहर निकलें। तो आपका रवैया एक तरफ ऐसा हो, फिर सरकार सख्ती ना करे, फिर छापे ना पारे, आप पे मुकदमात ना दे, आपको अंदर बंद ना करे, आपके साथ मौके पे सख्ती से बर्ताव ना करे। भाई कहाँ लिखा है कि ये सब कुछ होगा? लोग आप हालत देखिए 24 घंटों के अंदर क्या हो रहा है। और ये स्ट्रेन इतनी ज़्यादा डेंजरस स्ट्रेन है कि मेरी अपनी फैमिली में, मेरे अपने जानने वालों में छोटे बच्चे जो है वो इससे मुतासिर हैं। अच्छा। और मुतासिर होने की एक और मैं बात बताऊँ, जैसे ही तबीयत संभलती है कुछ दिन बाद ये पुश बैक करता है ये वायरस, और इसके चांसेस दोबारा अटैक करने के बढ़ जाते हैं। तो इसमें ये भी ना सोचेंगे जी एक तरफ मैं तबीयत संभल गई, मैं निकल गया, आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं तो अब आप मार्केट में निकलना शुरू कर दें, आप चले जाएं, आपका रिपोर्ट एक दफ़ा नेगेटिव आ गई है तो अब दोबारा मामूलाती ज़िंदगी अपना लें। यकीन माने कि यहाँ पर जो लोगों के हम हालात देख रहे हैं, पुलिस भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी हमें मुतहरिक नजर आ रही है, सबसे बड़ी बात कमिश्नर साहब हमें इंतहाई मुतहरिक नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा चैलेंज है ये, बहुत बड़ा चैलेंज है। यकीन करें, बल्कि मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि जो कल कमिश्नर साहब ने एक बहुत ही ज़बरदस्त होटल जिसको हम बहुत अच्छा जानते हैं, अच्छे लोग आते हैं, वहाँ पे जब गए ज़ियाफत होटल पे, वहाँ पे लोगों के साथ क्या हालात थे और जो उन्होंने मुकालमा किया वहाँ पे ग्राहकों के पास, जिनके पास कोई उज़र नहीं था कि भाई क्या बात है, आप यहाँ पे बफे एंजॉय कर रहे हैं, आप यहाँ पे खाने खा रहे हैं, तो वहाँ पे एक कमिश्नर लेवल का बंदा तरले कर रहा है लोगों को, यार खुदा का वास्ता है कि आप लोग घर चले जाएं, मेहरबानी करें, हालात ठीक नहीं है। होटल वालों के साथ तो जो होना है वो तो सरकार निबड़ लेगी उससे, वो तो मुकदमा दे के सीलिंग भी हुई है, कल काफी बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। लेकिन अगर आप वो वीडियो सुनाए और उसमें कमिश्नर की कन्वर्सेशन जो बाय चांस कैच हो गई, अगर आप वो सुनाए तो आपको अंदाजा होगा कि लोगों को रवैया क्या है। जरूर अभी कमिश्नर साहब की वो वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह लोगों से जो है वो SOPs पर अमल दरामद करने की बातचीत वो कर रहे हैं, बल्कि आपको दिखाई देते तरले वास्ते मिन्नतें कर रहे हैं। जी आयशा दिखाइएगा। अच्छा सर, आपके सामने कल चीफ मिनिस्टर ने टीवी पे आके बताया है कि हमने रेस्टोरेंट बंद कर दिए, घर में खाना खाएं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, कोई तकलीफ भी अपने आप बंद करवाएं इसको फौरन। जी, तो आपने कमिश्नर साहब की गुफ्तगू सुनी, इस पे हम मजीद बात करेंगे, लेकिन मुझे हैरानगी हो रही है कि चलिए रेस्टोरेंट मालिकान तो हैं, उनकी तो हट दर्मी है ही, लेकिन वो लोग जो यहाँ आए हैं क्या उनको भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं है? क्या उनको भी अपने आप को महफूज नहीं रखना? इस पर हम बात करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले आपके साथ हमने एक वीडियो शेयर की जिसमें हमने आपको दिखाया कि कमिश्नर साहब किस तरह से मुतहरिक नजर आ रहे हैं। कमिश्नर साहब ने कल 6 बजे जो है दुकानें बंद कराने के लिए मार्केटों का दौरा भी किया, एसओपीज पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है ये भी चेक किया, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के भी उन्होंने दौरे किए। मेरे ख्याल से यही वो वक्त है कि इस तरह से एक्शन की जरूरत है, क्योंकि लोगों के रवैये जो हैं वो हमें कहीं से भी इस तरह से नजर नहीं आ रहे कि कोरोना को कंट्रोल किया जाए। लेकिन अगर आप देखें कि इस तरह से चीजों को अमल दरामद कराने के लिए जितनी भी हमारी कमांड है वो एक्टिव नजर आ रही है, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं लाहौरियों की जानिब से आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी, जिस तरह से आप एक्टिव हैं, जिस तरह से आप मुतहरिक नजर आ रही हैं, जो आप काविशें कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, इतना बड़ा शहर है और लोगों के रवैये हमारे सामने हैं, मार्केटों की जो टाइमिंग है उस पर कोई दुकान बंद करने को तैयार नहीं, रेस्टोरेंट मालिकान उनकी हटदर्मी देखने में आ रही है, तो मेरे ख्याल से रोजाना ये चेक एंड बैलेंस रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो किस तरह से इस पर अमल दरामद कराएंगे? आपको क्या लग रहा है कि ये हम मुमकिन बना सकेंगे तमाम चीजें? जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर आज इतना अच्छा इफ्तिताहिया दिया है। आप यकीन कीजिए कि जो कल हमारे लोगों ने काम किया है आपके इन रिमार्क्स के बाद, आई एम श्योर कि उनके अंदर एक नई एनर्जी आएगी और एक नए एंथुसियाज्म के साथ वो आज फिर ये सारा काम करेंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, लोगों में अगर एहसास नहीं होगा तो इंतजामिया जो है वो कब तक ये हाथ में स्टिक पकड़ के ये सारा काम कर सकती है। हमें लोगों के ताउन की जरूरत है और लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि इस वक्त सूरत हाल बहुत खराब हो रही है और रोजाना की बुनियाद पर खराब हो रही है, और अगर हम लोगों ने कोई एक्शन ना लिया तो हम पछताएंगे। ये वो वक्त है जिस वक्त में अमलन कुछ करके दिखाने की जरूरत है। देखिए, इंतजामिया के पास तो एक इन्फोर्समेंट का टूल होता है जिसको वो इस्तेमाल करती है उसमें, और वो कोई इतना प्लेजेंट नहीं होता। अब जब जाते हैं, किसी के साथ सख्ती करते हैं, किसी के साथ ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है, ये गैर खुशगवार लम्हात है। हम बहुत खुशी के साथ ये काम नहीं करते, लेकिन इस वक्त लोगों को रियलाइज करना चाहिए। आपने भी जिस तरह हाईलाइट किया कि अगर लोग ताउन नहीं करेंगे तो हम अपना नुकसान कर बैठेंगे और ये जो वक्त है ये फिर हमारे हाथ नहीं आएगा। मैं इस वक्त हाईलाइट ये करना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि ये जो लॉकडाउन है ये हमारी इकोनॉमी लॉकडाउन नहीं है, तक नहीं चला सकते। ये हमें 10-12 दिन का मौका मिला है। हम सबके लिए ये चैलेंज है कि इन 10-12 दिनों में इतने इफेक्टिव तरीके से ये तमाम की तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करें कि इसको एक्सटेंड ना करना पड़े। अगर खासा ये एक्सटेंड हुआ तो लोगों की इकोनॉमी पे ज्यादा असर पड़ेगा, लोगों के बिजनेसेस ज्यादा देर तक रखने पड़ेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये रियलाइजेशन लोगों को देने की जरूरत है कि अगर हमने इस दफा इन्फोर्समेंट ना की तो फिर हमें दोबारा ये 10 दिन के बाद लॉकडाउन एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा और फिर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा क्रीपिंग करेगी। इसलिए ना सिर्फ इस पे अमल करें, बल्कि अगर आपको कोई शख्स इस पे अमल करता हुआ नजर नहीं आता इंतजामिया की मदद करें, उसकी निशानदेही करें। बिल्कुल, और हमने ये सिलसिला शुरू भी किया है कि किसी भी इलाके में अगर एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही है तो लोग हमें वीडियोस बना के भेजें, हम आप तक जरूर वो भी पहुंचाएंगे। कैप्टन उस्मान साहब, फर्स्ट से इंडोर आउटडोर शादी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी है। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर परेशान भी हैं, बहुत सारे जो शादी हॉल्स मालिकान हैं वो भी इस चीज के हवाले से कह रहे हैं कि जी वो इस फैसले को नहीं मानते हैं। अब आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, किस तरह से अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, क्या बातचीत बैठ करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी पहलू है। शादी तकरीबात मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बड़ी वजह बन सकती है कोरोना फैलाव की। जी बिल्कुल, देखिए मैं दो बातें कर दूं। एक तो ये है कि ये जो फैसले किए जाते हैं ये खुशी से नहीं किए जाते। हुकूमतों को इस बात का एहसास होता है कि लोगों की इकोनॉमी, रोजगार इन चीजों के साथ एसोसिएटेड है, तो ये खुशी के साथ फैसले नहीं किए जाते। एक बात तो सब लोगों को जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर न सिर्फ इंडस्ट्री के साथ है बल्कि इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड जितने बिजनेसेस हैं, जितने लोग हैं, उनके साथ हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है। बट एट द सेम टाइम लोगों की जिंदगियां बचाना, लोगों की सेहत का ख्याल रखना हुकूमत का सबसे बड़ा मैंडेट है और वो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए ये हमें बहरहाल एक काम करना पड़ेगा जिसको करने के लिए इंतजामिया बिल्कुल कमिटेड है और इंशाल्लाह ताला वो आपको हम इम्प्लीमेंट करके भी दिखाएंगे। अब जो दूसरी बात है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, हमने लास्ट ईयर देखा शादी हॉल 5-6 माह के लिए बंद रहे। ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको इस सोसाइटी ने पहले एड्रेस नहीं किया।
ये एबनॉर्मल सूरत हाल जरूर है। आप घरों में शादियां नहीं करते, शादी हॉल जो है वो बहरहाल एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें आपको ये कंफर्ट अवेलेबल होती है कि आप घर से आते हैं और घर वापस चले जाते हैं, सिर्फ तैयार होकर आते हैं, सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल होती हैं। अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल इस वक्त इस तरह की है कि हम ये सिलसिला कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे कुछ अर्से के लिए, और लोगों को हमें हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा। लास्ट ईयर भी उन्होंने ताउन किया था, एक दफा फिर वो वक्त आया कि उन्होंने हमारे साथ ताउन करना है। इंतजामिया इंशाल्लाह ताला इन ऑर्डर्स में इम्प्लीमेंटेशन कराएगी। अच्छा उस्मान साहब, एक क्वेश्चन आपके से ज़रूर करना चाहेंगे कि अब आपको ये चैलेंज आगे आ रहा है कि आप किस तरह से लोगों को माइल करेंगे कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि लोग जो है वैक्सीनेशन लगवाने को भी पूरी तरह तैयार नहीं है, और बहसियत इंतज़ामिया आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको कायल करें। क्या उस पर कुछ प्रोग्राम ला रहे हैं आप? जी, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। इस वक्त देखें, ये जो लॉकडाउन हैं ये भी आरती हैं, ये जो हम मैयर्स लेते हैं इनका भी कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है पिछले 1 साल से कि ये मैयर्स बहरहाल आप एक थोड़ी सी मोमेंटम बिल्ड करते हैं, कुछ अर्से के बाद वो मोमेंटम फिर खत्म हो जाता है। हम सबके पास इस बात का मुशाहिदा है कि कुछ दिन के लिए लोग मास्क पहन लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा लोग जो है वो मास्क पहनना छोड़ देंगे। मार्केटों में भी आपको वायलेशन नजर आनी शुरू होगी, और ये बहुत अच्छी आपने निशानदेही की कि इस मसले से निकलने का हल तो बहरहाल यही है कि हमने फिर वैक्सीनेशन करनी है। और ये दुरुस्त बात है कि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। एट द सेम टाइम मैं चूंकि पिछली पोजीशन पे एज सेक्रेटरी हेल्थ मैंने इस मामले को वहां से भी देखा है, तो मैं आपको ये बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ कि हमने लोगों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए हैं। मुख्तलिफ जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं यानी कि डॉक्टर्स हैं, उनसे हमने मीडिया में प्रोग्राम्स करवाए हैं ताकि वो लोगों को कन्विंस कर सकें कि ये वैक्सीन जो है ये क्या है। लेकिन जब भी किसी चीज के बारे में किसी को कोई खदशा होता है तो उसके जो सबसे बड़ी वजह होती है वो लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, या कोई ऐसी आपको ये अच्छी कैप्टन उस्मान साहब, एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहूंगी, चूंकि हमारे रिपोर्टर्स हर रोज फील्ड में होते हैं और उनसे अपडेट भी हम लेते रहते हैं। शहर लाहौर के वो एरियाज जहां पर लॉकडाउन किया गया है, वहां पर लॉकडाउन का असल मकसद कहीं ना कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा। इसको कैसे यकीनी बनाया जाएगा? मेरे ख्याल से इस पर भी चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, जब हम लॉकडाउन से निकलते हैं तो फिर हम कहते हैं हमने स्मार्ट लॉकडाउन करना है, जिस इलाके के अंदर डिजीज है उसको वहां पे रोकना है, और अल्टीमेटली होता यह है कि वो बड़े एरिया से लॉकडाउन जो है वो छोटे एरिया में चला जाता है और वो किसी के मुशाहिदे में नहीं रहता, और कोई नहीं उसको देख रहा होता कि वहां पर क्या हो रहा है। वहां से मूवमेंट भी बिल्कुल आजादी से लोग कर रहे होते हैं, और इसके ऊपर बिल्कुल आपने ठीक मुशाहिदा किया कि ये इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बट एट द सेम टाइम देखें, पिछले 3 दिनों से जो हम सख्ती कर रहे हैं वो ना सिर्फ NPIs पे यानी कि जो हमने मास्क वेयरिंग और सोशल डिस्टेंसिंग है, बल्कि हम सख्ती जो है वो इन लॉकडाउन एरियाज के ऊपर भी कर रहे हैं, और हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो इन एरियाज में हमने लॉकडाउन लगाया हुआ है, और मूवमेंट जो है उसको डिस्करेज करते हैं उन एरियाज से। थैंक यू सो मच। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, और कमिश्नर साहब तो हमें मुतहरिक नजर आ रहे हैं, इंतजामिया भी हमें मुतहरिक नजर आ रही है। इस खबर को मुझे वाइंड अप करना है ये कहते हुए कि प्लीज ये सब जो इनिशिएटिव हैं, स्टेप्स हैं, आप लोगों के लिए लिए जा रहे हैं, इसमें आपका ताउन बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज इनका कोई फायदा नहीं होगा, तो एहतियात जरूर कीजिए। ब्रेक पे जाना है, जब वापस आएंगे कुछ बात करेंगे बिजली सारिफीन के साथ ये क्या हो रहा है, मतवातर कीमतों में इजाफा, और अब जब बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो किस तरह से इतने भारी बिल लोग अदा कर सकेंगे, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और खबर ये है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिजली 65 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है। बिजली सारिफीन पर एक बार फिर से बिजली बम गिराया गया है। दुर्रे नायाब, क्या कहेंगे? ये सिलसिला तो थमने पे नहीं आ रहा। थमने पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस वक्त हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी या कोई भी मशीनरी है जो सरकारी हुकूमती वज़रा इवन के, वो यही सोचते हैं कि किस तरीके से हम कुछ नया टैक्स लगा दें। अब तो समझ से बाहर है चीजें, कभी किसी मद में इजाफा, कभी और किसी मद में उनका ये ख्याल होता है कि बस किसी तरीके से जो 5-10 रुपए भी अगर आवाम की जेब में रह गए हैं ना, तो वो भी हमने निकालने। अब ये कंपल्सरी टैक्स है, यानी कि ये वो टैक्स है जिसे कोई बंदा बच नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। आजकल के दौर में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बंदा होगा जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं होगा, चाहे वो लीगल है, चाहे वो इलीगल है, चाहे वो एक कनेक्शन से आगे डिस्ट्रीब्यूशन है। एक आध पंखा, एक बल्ब तो हर बंदा यूज करता है।
अब बिजली एक ऐसा फैक्टर है और पेट्रोल एक ऐसा फैक्टर है जिससे आप बच नहीं सकते। उसके अंदर जो परमानेंट टैक्स है और जो टैक्स के चांसेस हैं वसूली के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, अबव 90% होते हैं। क्योंकि अगर आप पेट्रोल नहीं यूज़ करेंगे तो आप अपनी मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर आप बिजली इस्तेमाल करना छोड़ देंगे आप जिंदा नहीं रह सकेंगे, और बिजली अगर इस्तेमाल करके आप बिल नहीं देंगे तो अगले घंटे आपका मीटर कट जाएगा। तो आप इसे बच नहीं सकते। इस हुकूमत ने अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा आसान बना लिया है कि जी पेट्रोल और बिजली में लोगों को मारना ही मारना है, जो मर्जी हो जाए। और अपनी प्रोग्रेस अगर उनसे पूछे तो फिर आपको पता है कदगन लग जाता है बहुत सारी चीज़ों पे। हमें भी रोका जाता है कि बहुत सारी चीज़ों पे बात नहीं कर सकते। आपको बहुत अच्छी तरह पता है, बल्कि सोशल मीडिया के तवज्जुह से लोगों को भी पता लग गया है कि मीडिया अब कितना को चीज़ों पे बात कर सकता है, कितनों पे नहीं करता, और जिन पे करता है वो इनको कितनी नागवार गुजरती है, और उस पर कोई बंदा मौकफ देने को तैयार नहीं होता। हमने बारहा ये लोगों से पूछा, वुज़रा के और बाकी सरकारी हुकूमती ओहदेदारों से, तर्जुमानों से, कि खुदारा ये पेट्रोलियम और बिजली के जो इन्फ्लेशन है इस पे को बता दें आप। 2 महीने के अंदर आप तीसरी दफा उसको बढ़ाने जा रहे हैं यूनिट को, और पूरी दुनिया और में जवाब आपके पास एक ही है कि जी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आप बढ़ा रहे हैं। कितनी दफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई जा सकती है कीमत? ये तो समझ से बाहर है। आप देखें 5-6 रुपए ये पेट्रोल बढ़ाते हैं, उसके बाद 1.5 रुपए सस्ता करने की तजवीज देते हैं, बाद में जो 1.5 रुपए के हिसाब से जो सब्सिडी ये कैलकुलेट करते हैं वो आवाम की जेबों पे डाल देते हैं। भाई ये कौन सा इकोनॉमिक्स का फार्मूला है जो ये चला रहे हैं कि पैसे आप हमें बता रहे हैं, एहसान कर रहे हैं जी कि पेट्रोल आप पर जो हम 1.5 रुपए सस्ता कर देंगे और हम पैसे भी आपको बड़ी तरले मिनते करके हम सब्सिडाइज करके दे रहे हैं जी आपके पेट्रोल, और बाद में जब हम महीने बाद बिजली का बिल देखते हैं तो वही 1.5 रुपए की सब्सिडीज जो है वो आपको बिजली के बिल में लगी होती है फ्यूल एडजस्टमेंट की। अब ये सिंपल से इकोनॉमिक्स मुझे कोई बंदा बता दे कि ये कैसे पूरी होती है। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सरकार से कि उतना बोझ इन अवाम पे डाला जाए जितना वो अफोर्ड कर सकती है। अब मुझे एक बात बताएं, चले अवाम बोझ बर्दाश्त कर भी लेगी, जो कि मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जैसे कि आगे माह मुबारक भी आ रहा है, गर्मी भी ज्यादा हो जाएगी, लोड शेडिंग नहीं होगी, ये किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा? यहाँ तो शाहिद सिप्रा साहब की खबर है कि सनती और कमर्शियल सेक्टर को बिजली की सप्लाई मुअत्तल करने का फैसला किया गया है, और ये भी कहा गया है कि सहरो अफ्तार के औकात कार में घरेलू सारिफीन को बिला तात्तुल बिजली फराहम। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमेशा ये दावा किया जाता है। आप इनकी कारकर्दगी पूछें, अब इनसे पूछें कि 2.5 साल में क्या सिर्फ आपने ऑल्टरनेट रिसोर्सेज, ऑल्टरनेट पावर जनरेशन पर सिर्फ इतना ही काम किया कि आप लोग अब माह रमजान में बिजली और आइंदा गर्मियों में जो लोड शेडिंग से चैलेंज है वही पूरा करने के काबिल नहीं रहे? ठीक है, पिछली गवर्नमेंट का हवाला क्यों ना दें भाई, उन्होंने एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पे काम किया। अच्छा, एनर्जी महंगी थी, सस्ती थी, इनसे जो आजकल हालात है इससे सस्ती थी, और एलएनजी प्रोजेक्ट्स पे काम किया गया, सोलर प्रोजेक्ट्स पे काम किया गया, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज, कोल पावर पे काम किया गया। सब होने के बावजूद बिल कम आ रहे थे और लोड शेडिंग भी नहीं हो रही थी। अच्छा, जब चीजें एड्रेस करने के करीब वो आ रहे थे, आप तो मुसलसल जिस तरह हुकूमत का टेन्योर गुजरता जा रहा है डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। अगर 2.5 साल बाद भी आप पिछले साल के बिजली की फराहमी का मोमेंटम बरकरार रखने के काबिल नहीं है, तो अना आपसे मुझे बता दें कि इनसे इनकी कारकर्दगी का क्या जो है वो क्रक्स निकाला जाए। मुझे तो अब ये जवाब भी समझ से बाहर हो गया है। अभी तक यही जवाब है कि ये पिछली हुकूमत का सारा किया धरा है, उनके मंसूबे ऐसे थे जिसकी मदद में हमें अभी भी पैसे किसी ने आपको ये नहीं कह दिया कि वो अपनी बिजली अपने साथ ले गए हैं। ये इस हुकूमत में कोई बईद नहीं है। वो ये भी कोई तर्जमान उठ के कह दे कि जी वो जो बिजली पैदा कर रहे थे ऑल्टरनेट सोर्सेज से, कोल पावर से, एलएनजी से, बाकी प्रोजेक्ट से, वो अपनी बिजली भी अपने साथ लेंगे जी, हम तो वो भी नहीं दे सकते। सरकार जो है वो इस टाइम सिर्फ टैक्सीज पे गुजारा कर रही है, और टैक्सीज भी वो जो कंपल्सरी टैक्सीज हैं। आप सिर्फ एफबीआर के और बाकी रिकॉर्ड उठा के सिर्फ देखें या वर्ल्ड लेवल की आईएमएफ की रिपोर्ट्स देखें कि कितने को लोग टैक्स देना पसंद करते हैं, या कितने को लोग इस काबिल रह गए हैं कि वो टैक्स दे सकेंगे। कोरोना के धचकों के बाद, कोरोना के बाद जो मुल्क की मईशत किस तरह डिक्लाइन की तरफ गई, आए रोज़ लॉकडाउन हो रहे हैं, आपके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, मईशत गिर रही है, मईशत के बुरे हालात हो रहे हैं, जीडीपी आपका कहाँ पहुँच चुका है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। आप इंटरनेट पे देखें, आपको फौरी तौर पे तमाम रिपोर्ट्स जो है अथॉरिटी से मिल जाती है। तो इसके बाद आपके पास कौन सा ऐसा प्लान है कि आप सरकार का खजाना भी भर लेंगे, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, आप बिजली भी सस्ती फराहम करने की कोशिश करेंगे? भाई सस्ती ना करें,
अब तो गर्मियों में आपके वाले पॉइंट पे वापस आता हूँ, ये हालत हो जाएगी, लोग कहेंगे कि जी हमें इसी रेट पे ये बिजली फराहम कर दें, कम से कम बिजली फराहम कर दें, और ना बिजली मिलेगी, बिल भी महंगे आएंगे, और दूसरा यूपीएस की तैयारी आपको अलहदा से करनी पड़ेगी। और इसी तवज्जो से आप देखें कि बिजली जो महंगी हो रही है और बिजली नहीं होगी, भारी जनरेटर चलेंगे, वासा ने भी पानी के रबड़ जो रेट्स हैं वो बढ़ाने की तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। मुझे नहीं समझ आ रही, हालात ये हैं। और दूसरा यहाँ पे बातें की जा रही थी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की। जी, अब ये चीजें बिजली से आपने बसें चलानी है, ये चीजें आपकी ऑरेंज ट्रेनरों का, ये चीजें कही जा रही थी कि आप इन चीजों को बिजली पे ले आएंगे, आवाम को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर जरूरत तो सारिफीन की पूरी नहीं हो पा रही, तो आप जिद्दत की बातें कैसे कर देखें, इन्होंने जितनी बातें की गवर्नमेंट के, जो एक्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने जितना भी नफरत अंगेज बातें की, कल गैर रस्मी मुलाकात में हमने शहबाज शरीफ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, इनको सब्सिडी का क्या पता इनको क्या पता कि ऑरेंज लाइन और मेट्रो बसेस सब्सिडी में किस तरह चलाई जाती हैं, जिनसे अपनी बीआरटी पेशावर नहीं चल रही। बात उनकी भी बात में वजन था। फिर उन्होंने बहुत मुल्क गिनवाए कि कौन कौन से मुल्कों में कहां कहां से सब्सिडी चल रही है, किन गरीब यूरोपियन ममालिक का भी उन्होंने हवाला दिया था। ये बातें हकीकत में आप सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया की बातें ना करें, बिल्कुल आप दूसरी जगहों पे भी आए जहां गरीब मईशतें थी, उन्होंने भी आईएमएफ का सहारा लिया, वो भी बैंकों से लोन लेके खड़ी हुई, लेकिन उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड करके आगे चल गए और निकल गए, क्योंकि उन्होंने फैसले किए। आपने चलना ही जब अनअवॉइडेबल टैक्सेस पे है, तो फिर उस गवर्नमेंट ने, उस मुआशरे ने कहां से तरक्की करनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसका अब हम पूरा नजारा देख भी रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। खैर, ब्रेक लेनी है और वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे शुगर डीलर्स जो कि हड़ताल की तरफ हैं और मार्केट में चीनी 105 रुपए मिल रही है। आगे माह मुबारक की आमद है, तो हालात किस तरह से नजर आ रहे हैं हमें। एक माफिया मुतहरिक हो चुका है और मेरे ख्याल से अब कोशिश ये की जा रही है कि या तो चीनी इससे भी ज्यादा महंगी हो जाए या बिल्कुल गायब हो जाए। जिन लोगों ने खरीदनी है वो तो महंगी खरीदेंगे जैसे तैसे। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और एक सिलसिला जो कि हमने शुरू कर रखा है, सेगमेंट आप क्या कहते हैं में, जिसमें आप अपने मसाइल से हमको आगाह करते हैं। तो आज एक शहरी की जानिब से निशानदेही की गई है एक रोड की जहां पर जा बजा गंदगी नजर आ रही है। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं फिर इस पर बात करेंगे। जी दिखाइएगा। जनाब अब्दस्तार ईदी रोड है, ये ख़याबान जना से मोटरवे को लिंक करती है और वापडा टाउन फेज़ 2 के दरमियान से गुज़रती है। और ये आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये सड़क देखें, 80 फुट की सड़क है और 20 फुट तक गोबर जो है वो सड़क के ऊपर आया हुआ है। और आप यूँ समझें कि ये लाहौर से निकलने वाले लोग जो हैं जाते हुए इस बदबूदार इलाके से गुज़रते हैं और इसकी तंगी जो है, इसके इर्द गिर्द रहने वाले वापडा टाउन फेज़ 2 के जो रहायशी हैं उनको तो इनका जीना दो बार किया हुआ है। इसके बारे में हम वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे भी गुजारिश कर चुके हैं। इसके बाद मुख्तलिफ जो कॉरपोरेशन के लोग हैं उनको भी अप्रोच किया है। ठीक है जी, वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे भी शिकायत की, लेकिन उसका असर जो है वो कुछ नहीं हुआ फिलहाल। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जैसा कि हमने कहा कि अगर आपके इलाके में SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है तो उस हवाले से भी आप हमें एक वीडियो बना के भेज सकते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। दुर्रन आप, ये वो सड़क है क्या आराम से नजरों से ओझल रहेगी और इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया होगा? देखिए, ये रियल टाइम फीडबैक है। आप जैसे ही शौकत खानम फ्लाईओवर जो है बना हुआ है उसको क्रॉस करके आपका मुंह रायविंड की तरफ होता है, आप यू टर्न लेके वापस आते हैं और ओपोजिट वापडा टाउन सीधा आप उस रोड पे जाते हैं। इसका नाम अब्दुस्तार ईदी रोड रखा गया था और ये आपको लिंक करती है ना सिर्फ आपको लाहौर कैनाल से, बल्कि लाहौर कैनाल से अक्रॉस करा के मुल्तान रोड को और मोटरवे को डायरेक्ट आप डायरेक्ट चले जाते हैं। और ये सही कह रहा है जो भी शहरी है, इतनी इंपॉर्टेंट रोड है कि सैकड़ों लोग रोजाना आते हैं और उसी तरह वापस उस रोड पे जाते हैं। और गंदगी के हालात देखें। अभी ये आप लैंड अपनी आइडेंटिफाई करें, या तो ये स्टेट लैंड होगी या सरकारी जो ग्रीन एरिया था, उस ग्रीन एरिया की इन्होंने हालत क्या की है कि ग्रीन एरिया तो छोड़ें, ग्रीन एरिया को गोबर कवर करते करते सड़क पे आ चुका है। सही कह रहे हैं। और इतनी ज्यादा गंदगी, और सही बात है कि बदबू इस कदर वहां पे है कि वहां पे जीना महाल है। लोगों ने इतने महंगे महंगे घर लिए, प्रॉपर्टीज ली, उनके साथ क्या हो रहा है। और उसका फीडबैक भी सुन ले कि जी प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे भी, क्योंकि हम बात करेंगे तो हमें वो कहते हैं जी कि आपको क्या पता है जी, आप तो 22 नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखें प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल को भी उन्होंने अप्रोच किया, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुख्तलिफ इदारों को भी अप्रोच कर चुके हैं और उनको जाके लोगों को भी मिले हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब ये रियल टाइम फीडबैक है, लोगों के मसाइल इस कदर लाहौर शहर के अंदर, ये लाहौर शहर से बाहर का एरिया नहीं है, ये लाहौर शहर के
के अंदर नया लिंक रोड डेवलप किया गया था, बिल्कुल। या लोगों के मसाइल जो है उनकी दहलीज तक आने शुरू हो गए हैं और उसको किसी ने तो हल करना है। सरकार के पास इतने चैलेंजेस हैं कि भाई वो लोगों को वैक्सीनेशन लगवाए, लोगों को कोरोना एसओपी से अमल दरामद कराए, लोगों को मास्क पहनाए, लोगों को घर के अंदर काबू रखे कि वो जाके अब इस तरह के काम करें। लेकिन इस सब के बावजूद ये लोगों का राइट है कि उनका साफ सुथरा लाहौर वेस्ट माहौल, मैनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी है। आप इन चीजों से बचाते रहेंगे, गंदगी इस तरह से रही तो लोग मैं बीमारियों उसी में पॉइंट मुब्तला की तरफ आ रहा हूँ कि होंगे। अगर अब डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर इस तरफ चल पड़ेंगे तो भाई लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट लाहौर कंपनी वेस्ट क्या कर रही बिल्कुल सही कहा है? आपने। फिर उनकी जिम्मेदारी क्या है कि अगर सफाई भी जो है ठीक है उन्होंने इन्फोर्स करना है, और मेरा ख्याल है उम्मीद है कि ये चीज हाईलाइट होगी तो उसको इन्फोर्स किया जाएगा, लेकिन जिन इदारों की जिम्मेदारी है खुदारा वो तो अपनी जिम्मेदारी वो अदा करें। मुतहरिक हो, और ये चीजें दिखाने का मकसद भी यही है कि कम से कम जिनकी जिम्मेदारी है उनको रियलाइज हो जाए। Exactly. खैर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। शुगर डीलर्स की हड़ताल जारी है और ओपन मार्केट में चीनी 105 रुपए किलो में हो गई। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि हालात किस तरफ जा रहे हैं आगे। चीनी अगर मजीद महंगी होती रही, लोगों की कुव्वत खरीद ऑलरेडी जवाब दे चुकी है, क्या कहेंगे दुर्रे आप? देखें जी, ये गठजोड़ है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सट्टाबाज और शुगर मालकान के मिल्स भी, ये चीजें हम कुछ हर लोग रोज बता रहे हैं, मिले होते हैं, और सामने ये इंक्वायरीज में भी चीजें खुल रही हैं। एफआई अपनी इंक्वायरी कर रहा है, पिछले दिनों ये एफआईआर्स भी हुई क्या हैं। फायदा हो रहा है इंक्वायरीज का? मुझे फायदा सिर्फ ये सिर्फ बता यही दें। हो रहा है कि थोड़ा बहुत ब्रेक लग रहा है, थोड़ा बहुत वक्ती तौर पे, लेकिन उसके बाद आपको यही देखें, यही लोग एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, यही लोग आपको मार्केटों में इसकी फेक जो है सप्लाई को रोकते और उसको ब्लैक करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये चैलेंजेस है कि रजिस्ट्रेशन तो कभी इनकी हुई नहीं थी। रजिस्ट्रेशन तो जो आपके ब्रोकर्स थे, जो आपके डीलर्स थे, उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का अमल कभी हुआ नहीं था। अब अगर उस तरफ जाते हैं तो इस तरह के एहतजाज और इस तरह की जो धमकियां हैं और इस तरह की मार्केट में चीनी गायब करने का जो प्रोसेस है वो सामने आता है। और अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो जो डीलर माफिया के दरमियान और सट्टेबाजों के दरमियान जो एक ब्रिज है वो टूटता है, बिल्कुल। और उनकी जो लाखों और करोड़ों की जो दिहाड़ियां हैं वो खत्म हो मुझे जाती सिर्फ हैं। ये बता दें, वक्त हमारे पास दुर्रे ने आप कम है, ये हड़ताल जारी है और आई डोंट नो के मामलात कैसे हल होंगे। क्या चीनी मजीद महंगी हो जाएगी? चीनी बिल्कुल मजीद महंगी हो सकती है, और इसमें जो अगर हड़ताल ये कामयाब हुई तो हम चीनी महंगी क्या, हम तो चीनी के जो किल्लत है उसका भी सामना करेंगे। और ब्लैक करके ये एक सिस्टम है ना कि चीनी महंगी की, थोड़ा देखा, लोगों को तरसाया, किल्लत की, उसकी अदम दस्तयाबी पैदा की, उसके बाद दोबारा चीनी मार्केट में फेंकी, 2-4-5 रुपए और ऊपर हाई किए। ये एक सिस्टम है जिसको चलाते हैं, और इस सिस्टम को तोड़ने के लिए बहुत सारे एहतजाज सामने आएंगे, लेकिन ये फैसला अवाम और सरकार ने करना है कि किसका हक है, किसका जस्टिफाइड मुतालबा है, उसको पूरा करे। लेकिन अवाम बेचारी मेरे ख्याल से इस तमाम तरह हालात में सबसे ज्यादा बोझ अवाम पे ही पड़ा है, जिन्होंने अल्टीमेटली इन चीजों का इस्तेमाल तो करना ही करना है। यही तो बात है। ब्लैकमेलिंग क्या है? आपको एक चीज के पीछे लगा के, एक किल्लत दिखा के वो चीज आगे आगे भाग रही होती है, आप पैसे जेब में डाल के पीछे भाग रहे होते हैं, और फिर जितना भी पैसा डिमांडिंग होता है आप देना। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, हम दुआ गो हैं हालात बेहतरी की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच दुर्रे ने आप, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए काम करने वाला एक बहुत बड़ा इदारा उखुव्वत फाउंडेशन, जिसमें हम अगर बात करें तालीम, सेहत, फिर रोजगार, फिर इसके साथ साथ अब जो नए स्टेप उठाए जा रहे हैं वो लोगों को छतें फराहम करने के लिए, घर फराहम करने के लिए उखुव्वत की जानिब से जो काम किए जा रहे हैं, बिलाशुबा उनका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि ये कार खैर है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए हम आप सब लोगों को भी कहते हैं कि उखुव्वत का साथ दें, क्योंकि ये तमाम तर काविशें जो हैं वो दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए की जाती हैं। तो उखुव्वत जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये जिम्मेदारियां जो है वो किस तरह से निभा रहा है, किस तरह से जो है वो लोग राब्ता कर सकते हैं, कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके हकदार हो सकते हैं जो कि उखुव्वत फाउंडेशन से राब्ता कर सकते हैं। अगर उनका कोई भी मसला है, वो तालीम से रिलेटेड है, सेहत से रिलेटेड है, तो उखुव्वत उनको किस तरह से फैसिलिटेट करेगी, आज के शो में हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। तारुफ में आपके साथ कराना चाहूंगी, डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि फाउंडर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ उखुव्वत, चेयरमैन पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क है। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच जी। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी, जिस तरह का वक्त है, लोग इतने परेशान हैं, बेरोजगारी, गुर्बत की वजह से आवाम के लिए मेरे ख्याल से 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में ये उम्मीद की एक किरण है जो सिलसिला आप उठा के बैठे हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी देखें, बात जो है ना कि किसी भी कौम का, किसी भी मुआशरे का इम्तिहान तो उसी वक्त आता है ना जब मुश्किल हो। बिल्कुल। जब सब कुछ ठीक हो, हर तरफ बहार हो, खुशबू हो और मुस्कुराहटें हों, तो वो तो फिर ज़िंदगी चल ही रही है।
तो किसी भी फ़र्द का, मुआशरे का, कौम का इम्तिहान यही है। तो आज हमारे यहाँ कई किस्म की मुश्किलात हैं, रोज़गार की मुश्किलात हैं, बीमारी की मुश्किलात हैं, सेहत की मुश्किलात हैं, बाकी बहुत सारे छोटे मोटे मामलात चलते रहते हैं। तो इसमें जो कौम अगर इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ परफॉर्म करती है, रिएक्ट करती है, तो वही उस कौम की ज़िंदगी की और बका की एक ज़मानत बनती है। बिल्कुल, और अपने साथ साथ दूसरों के बारे में सोचना मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा जो है एक काम है जो कि अखुवत अच्छी तरह से सरअंजाम दे रही है। खैर, अखुवत की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है और हम टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस भी करते रहते हैं। लेकिन अखुवत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम लेकर आया है। साथ ही साथ एक बहुत ज़बरदस्त काम जो किया गया अखुवत की जानिब से, हाउसिंग सेक्टर में लोगों को अपने घर फराहम किए जा रहे हैं। अमजद साकिब साहब बताइएगा, ये आइडिया कैसे आया है? जी देखें, पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 20 बरस से हम छोटे कर्जे तो फराम कर रहे हैं। आप जानती हैं कि 140 अरब के लगभग की रकम 4.3 मिलियन लोन्स की सूरत में लोगों तक पहुंची, जिससे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ, मुस्कुराहटें, रोज़गार। तो फिर मौजूदा हुकूमत ने हमें ये एक पेशकश की कि क्यों ना लोगों को घरों के तामीर में भी हम मदद करें। तो उसमें सूरत हाल ये है कि हमारे पास उन लाखों अफराद का, घरानों का डेटा मौजूद है जिनके पास 2 मरले, 3 मरले, 4 मरले की ज़मीन मौजूद है, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो उनके ऊपर घर तामीर कर सकें। तो हुकूमत ने फ़ंड्स मुहैया करने की पेशकश की और फिर हमारे साथ तावन की ये सूरत बनी कि हम उन फंड्स को आगे उन लोगों तक पहुँचाएँ। वज़ीर आज़म लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के नाम से ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ, तो उन लोगों को वो रकम फराहम करें जिनके पास वो ज़मीन तो है लेकिन वसाइल नहीं है। सही। तो वो हम उनको वो रकम देते हैं, 1 कमरा, 2 कमरे, बाथरूम, रिपेयर, रिहैबिलिटेशन, एब्सोल्युटली न्यू कंस्ट्रक्शन। तो आपको सुनकर यकीनन खुशी होगी, हमारे दोस्त भी, आपके सामीन भी, देखने वाले भी खुश होंगे कि अब तक तकरीबन हम 9000 के लगभग ऐसे ख़ानदानों को ये फंडिंग फ्राहम कर चुके हैं। अच्छा। और उसमें से तकरीबन 70% लोगों ने अपने घर बना लिए हैं और वहाँ पर रिहाइश भी रख ली है। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एक इनकलाबी कदम है हुकूमत के जानिब से भी, कि हुकूमत ने लो कॉस्ट का मतलब यह है कि ऐसे लोग जिनके पास इतनी ज़मानत नहीं है या इतने कोलेटरल जिसको कहते हैं हम, वो नहीं है कि बैंक आसानी से उनको कर्जा दे दें, क्योंकि बैंकों का अपना निज़ाम है, वो बहुत ड्यू डिलीजेंस करते हैं, कोलेटरल उनके लिए ज़रूरी होता है। तो हमारे यहाँ ये है कि हम सिर्फ उस आदमी की वज़ाकता से, उस आदमी के समाजी रुतबे से, उस आदमी की जो नेकनामी है अपने इलाके में, उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बंदा वापस करेगा पैसे, क्योंकि ये अमानत है, हुकूमत ने हमें दी, हमने आगे पहुंचाई, हम वापस लेंगे। तो वापस इसलिए नहीं लेंगे कि फिर हुकूमत ने ले लेनी है, हुकूमत कहती है वापस लो फिर किसी और को दे दें, और किसी को तो ये सिलसिला चलता रहे। तो हम उनकी इस बुनियाद पर अप्रेजल करते हैं। अच्छा अमजद साकिब साहब, ये कहिएगा वो लोग जो कि डोनेशन देना चाह रहे हैं हुकूमत को, वो किस तरह से ये तो देखें, जैसे आपने कहा कि हमारी खुशियाँ सिर्फ हमारी ही नहीं है, जब तक बाकी लोग खुश नहीं होंगे आप और मैं कैसे खुश रह सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, यानी हम कॉलेजेस बनाए हुए हैं, हम एक यूनिवर्सिटी की तामीर कर रहे हैं, हम छोटे छोटे स्कूल भी बनाए हुए हैं। तो हम कहते हैं कि उसमें भी हम कर्ज़े हसन देंगे, यानी आज हम कहते हैं कि भाई पढ़ लो, अगर आज फीस के पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तो कल दे देना। तो इस वादा फ़रदा जैसे कहते हैं कि उसके ऊपर हमने ये तालीमी अदारे बनाए हैं, तो इसमें ज़कात भी दी जाती है, अतियात भी दी जाते हैं। अब तो बड़ा मुक़द्दस महीना आने वाला है और इसमें अहले दिल जो हैं वो खोल के देते हैं अल्लाह की राह में। तो हमारा एक क्लोथ बैंक है जिसमें कपड़े फ्राहम किए जाते हैं। ट्रांसजेंडर्स का एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है कि ख्वाजा सरा जो गली कूचों में जिनको कोई हम तवज्जो की नज़र से नहीं देखते, उनको हम अद्वियात देते हैं, खाना देते हैं, स्टाइपेंड देते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारे ख्वाजा सरा जो आपको इस तरह से नज़र आते हैं रास्ते में भीख मांगते हुए, उनके लिए एक अगर इतनी ज़बरदस्त जगह मौजूद है, यहाँ से वो रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप कभी आए हमारे दफ्तर में तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि हमारे दफ्तर में वो मुलाजमत करते हैं, वो कारोबार करते हैं, और उन्होंने कही है कि ब्यूटी पार्लर बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। तो हम जब तक इस मुआशरे में हर शख्स को कारआमद शहरी नहीं बनाएंगे, जब तक हर शख्स अपनी सलाहियत से हेल्प करने के साथ साथ हुकूमत ये फरीजा भी सरअंजाम दे रहा है कि लोगों को रोजगार फराहम किया जा रहा है, और बाइज्जत रोजगार, कि उनको ये एहसास ना हो कि हम मांगने वाले हैं। देखिए, मांगना जो है ये फर्द के लिए भी और कौम के लिए भी। आप सब समझती हैं कि हम
अक़वाम आलम में क्यों पीछे रह गए कि हम मांगने वालों की फहरिस्त में हैं? हमें तो देने वाला होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो ये लेकिन इसकी बुनियादी तब्दीली उस वक्त आएगी जब हम निचली सतह पर जो मांगने वाले हैं उनको देने वाला बनाएंगे, बिल्कुल। फिर ये कौमी मिजाज बन जाएगा, बिल्कुल फिर सही ये कहा हमारे किरदार का हिस्सा बन जाएगा। तो दिस इज़ आल्सो अखुवत को हम ये नहीं कहते कि सिर्फ कर्जे दे रहे हैं, हम कहते हैं कि ये एक तब्दीली है, एक सोच की एक नई जहत है कि हमने कैसे माशरे को तामीर करना है। माशरे को तामीर करना है। हम जैसे आकिब साहब ये कहिएगा, जैसे कि आपने बिलाशुबा तालीमी मैदान की बात की, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, अब जो लोग जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि आया ये बच्चा डिजर्व भी करता है नहीं, या अगर आप इसको एडमिशन दे देते हैं फिर उसकी तालीम अच्छे तरीके से चल रही है या नहीं, इन चीज़ों को देखा जाता है? जी बिल्कुल, हमने आपको जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, आप किसी दिन वहाँ जाके प्रोग्राम करें, वहाँ पर आपको 500-600 बच्चे नज़र आएंगे और वो बच्चे सारे सूबों से हैं, यानी बराबर मुतनासिब जिसे कहते हैं, जैसे सेनेट में रिप्रेजेंटेशन है, तो उस तरीके से वो बच्चे बलूचिस्तान के भी, एक हमारा जो डॉर्मेट्री है उसमें 4 बेड्स होते हैं, एक बच्चा केपी से होगा, एक बच्चा सिंध से होगा, एक पंजाब से होगा, एक बलूचिस्तान से होगा, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। तो ये हम सबसे पहले कहते हैं कि बेहतरीन सलाहियत के हामिल होने चाहिए, नंबर 1। ठीक। नंबर 2, हम फिर देखते हैं कि क्या उनके वालिदैन के पास इतने वसाइल हैं या नहीं हैं। जब वो वसाइल नहीं हैं तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि आएँ हमारे पास पढ़ें, ताला तालीम हासिल करें, और फिर जब याद आए कि किसी ने तुम्हारे साथ हाथ मिलाया था, दोस्ती की थी, तो फिर तुम अपनी फीस 10 साल बाद दे देना। वो इसलिए कि फिर एक और शमा रोशन होगी, फिर एक और शख्स जो है वो बच्चा वो पढ़ेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में और इसी तरीके से ये हम तालीमी अदारे हमारे चल रहे हैं, और उसमें बच्चियों के लिए भी हैं, पूरे पाकिस्तान से बच्चियां आके वहाँ पर रहती हैं, रिहाइश भी हमारी वहीं। हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं ये रेजिडेंशल हैं, सही, क्योंकि मुख्तलिफ सूबों से जो बच्चे आते हैं, 48 अजला से जो बच्चे आ रहे हैं, तो इनको हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई आप कहीं बाहर कहाँ रहें, तो वो भी एक तरीक़ाकार है। तो ये एक कोशिश, दरअसल अखुवत के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो दिस रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑफ योर सोसाइटी। बिल्कुल, बिल्कुल। अखुवत किसी एक शख्स का नाम नहीं है, अखुवत हमारे पूरे मुआशरे की जो बेहतरीन तस्वीर है वो पेश करती है। सेहत सहूलियात की फराहमी का किरदार सेहत में भी हमने एक क्लिनिक बनाया जिसमें हम डायबिटिक फुट का इलाज करते हैं। अब देखें, डायबिटीज़ भी गरीबों की बीमारी है। अच्छा, डायबिटीज़ जब एक्सट्रीम सूरत इख्तियार करती है तो आपके जो पाँव के ख़ास तौर पर ज़ख्म है वो मुंदमिल नहीं होते, तो बाज़ औक़ात एम्पुटेशन यानी काटने की नौबत आ जाती है। तो हमने वहाँ पर ऐसे बच्चे तरबियत दे के रखे हुए हैं जो उनकी मरहम पट्टी करते हैं। तो अब यकीन कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से उस मरहम पट्टी के नतीजे में 3000 ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में डॉक्टर्स की राय थी कि इनके पाँव शायद काटने पड़ जाएं। अच्छा। वो बच गए, तो उनको माजूरी से बच गया, अल्लाह ताला ने उन पर मेहरबानी की। तो ये हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है। बड़े हमारे काम यही हैं कि हम छोटे कर्जे दे के लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं। वो छोटे कर्जे तालीम के लिए भी हो सकते हैं, सेहत के लिए भी हो सकते हैं, घरों के लिए भी हो सकते हैं, बट प्राइमरीली रोज़गार के लिए। और दूसरा काम ये जो तालीम का है, ये लॉन्ग टर्म कर्ज हसन है। तो एक और भी आपके खूबसूरत कपड़े पहन के मुझे याद आया कि हमारा एक क्लोथ बैंक भी है, तो आप वो कपड़े जो आप नहीं पहनते तो वो अपनी अलमारी से निकालें, हमें यानी सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें, इसकी मैं डिटेल आपसे पूछूंगी। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हमने आपको बताना है कि इस कार्य खैर में आप किस तरह से हिस्सा डाल सकते हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत आप कैसे कर सकते हैं। इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अखुवत की जानिब से दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे को लिए जो काम किए जा रहे हैं हम उस पर रोशनी डाल रहे हैं और साथ ही साथ उन लोगों को भी मोटिवेट करना मकसद है जो कि किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अमजद साकिब साहब, आपने बताया कि आपका क्लॉथ बैंक एक प्रोजेक्ट है, इस पर लोग किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी देखें, आप खुद महसूस करती हैं कि हम कितने खूबसूरत कपड़े बनाने के शौकीन हैं। मौसम बदल जाए, फैशन बदल जाए, कपड़े बदल जाते हैं, तो जो कपड़े बदलते हैं हम वो भी इतने ख़राब नहीं होते, बिल्कुल पुराने नहीं होते, तो हम अपने बहन भाइयों को दे देते हैं या हम अपनी अलमारी में बंद कर देते हैं। तो हमने कहा कि वो कपड़े जो आप अपने बहन भाइयों को दे सकते हैं और आप नहीं दे पाते तो वो आप हमें दे दें। सही। हम आपके ये कपड़े दूर दराज
शहरों में, देहातों में, कस्बों में जहाँ पर गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि लोग कपड़े नहीं खरीद सकते और वहाँ पर फैशन पहुँचते पहुँचते भी 6 महीने साल लग जाता है, तो ये कपड़े वहाँ पर लोगों को तोहफा दे देंगे, आपकी नेकी की खुशबू है वो दूर तक पहुँच जाएगी। अब यकीन कीजिए पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जिनके पाँव में जूता नहीं है, बिल्कुल सही, जिनके बदन पर ऐसा कोई गर्म कपड़ा नहीं है कि वो सर्दी से बच सके। तो ये यहाँ पर एक तरफ ये है। और अच्छा, राब्ता लोग आपसे कैसे करें जो इसमें हमारे वेबसाइट के ऊपर www.akhuwat.org पे हमारे 800 दफातर की फहरिस्त मौजूद है, हर शहर में दे सकते हैं। हमें कोई फ़ोन करे, हम बड़े बड़े शहरों में जाकर इकट्ठे कर लेते हैं, या लोग खुद हमारे दफ्तर में आकर पहुंचा देते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हम कैंपेन शुरू करते हैं, आप खुद से अपने दोस्तों से कह के इकट्ठे एक जगह के कर दें और हमें बता दें, हम ले जाते हैं। अब देखें ये एक मामूली सी बात है, बिल्कुल। तो इसके बावजूद हम तकरीबन कोई 27-28 लाख जोड़े इकट्ठे करके तो उन लोगों तक पहुंचा सके। आप देखें उनकी, जिसे कहते हैं ना कि आपके पुराने कपड़े किसी के नए कपड़े बन जाते हैं, बिल्कुल सही। और उस शख्स की खुशी का आलम ही और होता है जिसको वो पहनते हैं। फिर अब क्या हुआ कि लोगों ने हमें नए कपड़े देने शुरू कर दिए, तो नए कपड़ों को फिर हम एक जहेज पैक बनाते हैं और यतीम बच्चियों की शादी के मौका पर उनको पेश कर देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, फिर आप देखें कि कई बच्चियों ने हमें अपने ब्राइडल दे दिए, उन्होंने कहा जी अब हमें नहीं चाहिए, तो वो ब्राइडल हम 0 रेंटल पे दे देते हैं। यानी हम किसी को कहते हैं कि अपना शनाख्ती कार्ड रख लो, ये ब्राइडल ले जाओ, 1 हफ्ते के बाद इस्तेमाल करके हमें वापस कर देना, फिर किसी और की खुशी पूरी हो जाएगी। तो ये दरअसल सारी की सारी चीज़ें, इसका एसेंस क्या है, वो है भाईचारा। बिल्कुल, कि हम सब एक दूसरे को भाई और बहन समझें और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें। तो ये क्लोज बैंक है। आप, मुझे यकीन है आज आप अपने वार्डरोब में जरूर देखेंगे। इंशाल्लाह जरूर हम इस कार्य खैर में क्यों नहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जब एक चीज़ का इतना फ़ायदा हो रहा है, इतने सारे लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अब हाउसिंग में जो काम आप कर रहे हैं, जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनके लिए, क्या चीज़ें आप देखते हैं कि ये लोग डिजर्विंग है और ये लोग नहीं? हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने इस काम को बड़ा आसान बना दिया। यकीन कीजिए एक बहुत बड़ा इनकलाब की तरफ हम जा रहे हैं। तो शनाख्ती कार्ड चाहिए, टाइटल जो भी है जैसा भी है, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक की सिर्फ एक जो बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, ये 4-5 चीज़ें ले लें और आपकी फिर इनकम की असेसमेंट के लिए इनकम का कोई सर्टिफिकेट या एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट मिल जाता है। या अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो फिर आपको ये आपके फ़ोन से, आपके बिजली के बिल से अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी माहाना आमदनी कितनी है। सही। बस ये चीज़ें लेके आप अखुवत के दफ्तर में जाएं। हमारे पास जो अपने वसाइल हुकूमत ने हमें दे रखे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आपको कर्ज़ा मिल सकता है। आपको ज़्यादा बड़ा कर्ज़ा चाहिए तो फिर हम आपको मुख्तलिफ बैंकों से हम जोड़ देते हैं, और उन बैंकों को हम, ये जो लोग हैं जिन तक वो नहीं पहुँच पाते, वो आइडेंटिफाई करके उनको इनके कागजात देते हैं और फिर वो अपने तरीक़ाकार के मुताबिक ये जो कर्ज़े देते हैं। तो आप देखें, मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि 8000 से ज़ायद घरों की तामीर का काम फाइनेंस का मुकम्मल हो चुका है। ये सारे सूबों में है, किसी एक शहर में नहीं है, हर सूबे में है। और वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो इब्तदाई रकम दी थी उसको दुगना करने का फ़ैसला किया, ताकि हम पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, और फिर इसके साथ साथ देही इलाकों की तरफ भी हमारी तवज्जो है कि देही इलाकों में तो ज़मीन तो का टाइटल तो मसला ही नहीं होता। हर आदमी के पास 2-4-5 मरले ज़मीन होती है, तो वो उसको सिर्फ 2-4-5 लाख रुपए भी मिल जाएं तो वो एक बावकार घर बना सकता है। तो ये मैं आपको तवस्सुत से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हुकूमत भी फ्राहम कर रही है फंड्स, बैंकों के भी फंड्स आ रहे हैं, तो मैं अहले खैर से कहूँगा कि वो भी फंड्स फ्राहम करें। हम अखुवत में हमने एक फ़ंड बनाया हुआ है। एक आदमी है जिसने 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए का घर बनाया किसी फैशनेबल जगह पर, तो वो 5 लाख उस घर की अगर ज़कात ही 10 लाख रुपए दे दे तो एक गरीब आदमी का घर बन जाएगा। और फिर वो घर बन के वापस भी करेगा पैसा, उसको आपने भीख नहीं दी, वो फिर किसी और, यानी आपके नाम का एक सदका जारिया चलता रहेगा, आप पर भी अल्लाह की रहमतों का जो है ना नज़ूल होगा। तो ये 3 सतहों पर ये काम हो रहा है, एक हुकूमत की सतह पर, एक बैंकों की सतह पर, और एक उन मुखय्यर हजरात की सतह पर कि जो खुद से चाहते हैं कि मुझे अल्लाह ने छत दी है
तो मुझे भी किसी को छत देनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही तो कहा। हम इसमें फ्यूचर प्लान्स भी मैं चाहूंगी आप बता दें, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। आगे अखुवत क्या क्या प्लान्स ले? देखें, फ्यूचर तो स्काई इज द लिमिट। अब जब तक पाकिस्तान में हर शख्स को रोजगार नहीं मिले, हम हुकूमत के साथ मिलके, मीडिया के साथ मिलके, मुखैर हजरात के साथ मिलके काम करना चाहते हैं। रोजगार की फराहमी है, तालीम है, आला तालीम है, यूनिवर्सिटी की तालीम है, घरों की तामीर है। और जब तक पाकिस्तान के हर शख्स को पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, मुझे और आपको ज़रूर ये झिझक होती है कि हम क्या कर रहे हैं। यानी आप पाकिस्तान के हर फर्द को खुशहाल देखना चाहते हैं, जिस हद तक हमारी कैफियत, और ये सिर्फ मैं नहीं चाहता, आप भी चाहती हैं, सब लोग चाहते हैं। हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि आइए सारे मिलें, और कोई इसमें सियासत नहीं है, कोई मजहबी फ़िरकावारियत नहीं है, कोई इलाकायत नहीं है, ज़ात बरादरी से बुलंद होकर सिर्फ मवाक़ात मदीना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि एक जो अहले सरवत है वो एक कम वसीला शख्स को अपना दोस्त बना ले। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम दोहराने की अपनी बिसात भर कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान के बाद फिर इस मौक़ात के चेहरे को दुनिया को भी तो दिखाना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें आपको बहुत सारी आसानियां पैदा करे, और वो लोग जो कि दुखी इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं वो अखुवत का साथ दे सकते हैं, क्योंकि अखुवत एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से हमने अखुवत की खिदमत आपके साथ शेयर की हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग इससे जुड़े हैं और कितने खानदान इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जी लाहौर की झोंपड़ियों में मिली है एक नई रेशमा, और आवाज़ और शक्लो शुबाहत जो है वो हूबहू रेशमा जैसी है। आवाज़ ऐसी है कि जैसे कि आप हमेशा से हम जिक्र करते हैं सहराए बुलबुल जिन्हें कहा जाता था मैडम रेशमा को, उनकी आवाज़ जैसे हमें सहर में मुब्तला कर देती थी। हूबहू वो आवाज़ और हूबहू वो शक्ल, अंदाज भी वही। आपको मिलवाते हैं आज की हमारी मेहमान से, जिनका नाम तो मुमताज़ है लेकिन आवाज़ और शक्ल से वो हूबहू रेशमा जैसी हैं। और इनको ढूंढ निकाला है शहर लाहौर के ये एक बासी हैं शहराज नामी शख्स, जिन्होंने इनको इस टैलेंट को निखारने में, ढूंढ निकालने में जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अपने दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहराज। वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है मैडम। मुमताज़ साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप मुमताज़ साहिबा को देख भी सकते हैं कि एकदम से आप चौंक जाएं कि ये तो रेशमा साहिबा जैसी ही बिल्कुल लग रही हैं, और जब हम इनसे गाना सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी आवाज़ भी हूबहू ऐसी है। शहराज, आपने कैसे ढूंढ लिया इन्हें? मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक खातून है, उनकी शक्ल, उनका रहन सहन और उनकी आवाज़ सब कुछ रेशमा जैसा है। तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि यार चलो एक चीज़ मुशाहबत रख सकती है, लेकिन सारी चीज़ें कैसे। और घर में क्योंकि ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा रेशमा को सुनती थी, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था रेशमा को। तो मैंने उसे कहा यार मुझे मिलवाओ। मैं इनसे मिलने पहुँच गया। तो आप यकीन करें, जब मैंने इनसे पहली मरतबा गाना सुना तो मुझे यूँ लगा कि जैसे रेशमा जी का ही गाना सुन रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा फील ही नहीं था हो रहा कि कोई और गाना गा रहा है। उसके बाद फिर इनको जो है वो मैंने सोचा कि क्योंकि ये डिजर्व भी करती हैं, इनको प्रमोट किया जाए, और उसके बाद ये सिलसिला जारी हो गया। अच्छा मुमताज़ साहिबा, आपको कभी ख्याल नहीं आया कि मेरी शक्ल, आवाज़ रेशमा साहिबा से मिलती भी है? कभी खुद नहीं ये सोचा? मैडम, मैं बहुत खुश नसीब हाँ कि मैं उन्होंने जैसी गायकी, उन्होंने दा लिबास, उन्होंने दा बोलना मैंने बहुत अच्छा लगता है रेशमा जी का, और मैंने बहुत पसंद है। और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करनी है कि जो उन्होंने लोगों की गायकी मेरे गले में कि जिन्हें आप मुझे ये बताइएगा, बिलाशुबा ये एक बड़ा एजाज भी है। अच्छा, आप खुद कब से गा रही हैं? मैडम, मैं गांधी तो बचपन तो सी, छोटी होंदी, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं सी गान देंदे। अच्छा। वो कहते सी नहीं, अम्मी मेरी बहुत बुरा समझती, वो कहते सी नहीं छड़, ये गंदा काम मैं नहीं करना। तो शादी हो गई, शादी तो बाद मेरे मियां नूं पता लगा कि ये गांधी है। मैनू कहंदा तू गानी है? मैं क्या मैं गानी है। कहंदा तू फिर गा, मैं तेनों इजाजत देना, तू अपना ना शौक पूरा कर। सब तो पहले उस तो बाद मैं अपने मियां का शुक्र अदा करांगी कि जिसने मैनू इस मंजिल तक पहुंचाया, ते इशराज आजम दा जिन्होंने मैनू इस सपोर्ट करके थे अज मैं खुशकिस्मत हाँ जिन्ना इस जगह उत्ते बैठी हूँ। आप लोगों का भी शुक्रिया, इन्होंने लोगों ने मैनू
बुलाया है इस जगह। अच्छा, आपने बताया कि आपकी शादी के बाद आपके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया तो आपने गाना शुरू किया, तो आसपास वाले लोगों का फीडबैक आपकी आवाज़ को लेकर लोग क्या कहते हैं, किस तरह से? जैसे कि हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल रेशमा साहिबा जैसी आवाज़ है, बाकी लोग भी यही कहते हैं? मैडम जब शादी हुई सी ना, उस तो बाद मैं रेशमा जी दे कहते सी, जब पहले मैं अताउल्ला ईसा खेल दे उन्हां दे गांदी सी, इस तरह दे कोई होर नसीबो दा कोई भी और गा लैंदी सी मैं। लेकिन जब शादी हुई इन्हां दे रेशमा जी ने जिस दिन दा सुनिया ना, उस दिन दा अपना मैं लिबास, अपनी बोली, अपना बहन, अपना चलन फिरन, यानी आप उसी रंग में रंग गई हैं। अच्छा, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे कुछ सुनाइएगा, क्या सुनाना चाहेंगे आप? जी रेशमा जी दा जरूर जरूर। अब हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहराज, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये टैलेंट आपने ढूंढ तो लिया, अब इसको आगे आपने किस तरह से लेकर चलना है? इनकी आवाज़ में मज़ीद निखार लाने के लिए क्या करेंगे? जी, इनसे यही न्यूज़ वगैरह देख के और इसी तरह जिस तरह माशाल्लाह काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं, एक उस्ताद जी हैं, उन्होंने रब्ता किया है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको लेकर चलेंगे और इनको सिखाएंगे भी। ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह आप मीडिया के थ्रू, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो इनको कोई अच्छा और बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे ये खुद को साबित कर सके। और इतना जबरदस्त टैलेंट हो तो वो रास्ते जो हैं वो खुद ब खुद रहते हैं। मुमताज साहिबा, आप क्या कोई शादी तकरीबात में, किसी इवेंट्स वगैरह पे इससे पहले गाती रही हैं? जी मैडम, छोटे मोटे ना प्रोग्राम किसी ने कोई शादी ब्याह कह दिता तो वो कर ले, 300-400 रुपए दे विच ओदा गुजारा मकसद हुंदा सी। इस वास्ते शौक नाल मैं चली जाना, और 300-400 रुपए वो बच्चों का खर्चा चल जाता सी। इस वास्ते तो गांधी तो मैं वैसे उंजी सी, घर च रियाज बस सादा ही करती सी अपना। हुण उस्ताद पकड़े ने, अच्छे उस्ताद ने मेरे। सही। और इंशाल्लाह तो क्या सोचा है अब आगे? क्या मजीद मेहनत करनी है आगे? क्या मजीद इस चीज को लेकर चलना है? हस्बैंड अब क्या सपोर्ट कर रहे हैं, साथ वो साथ दे रहे हैं? जी, हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, तो उन्हों की सपोर्ट नाल ही मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। वो बहुत खुश ने मेरी गायकी च। वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हाँ, अगर तेनू तेरा शौक है तो तू शौक अपना ये पूरा कर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, आपने क्या ये सोच रखा है कि अंदाज आपने अपना रेशमा साहिबा वाला ही रखना है, उसी को ही आगे लेके चलना है, क्या इसमें कुछ चेंजिंग भी लेकर आएंगे? नहीं मैडम, मैं रेशमा जी दे। सही, चलें जी, अंदाज इन्होंने अपना रेशमा वाला ही रखना है, उन्हीं के स्टाइल को फॉलो करना है। और मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आपकी इंस्पिरेशन कोई इतना बड़ा नाम है, आप उसी को ही आगे लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगी जाते जाते आप रेशमा साहिबा का कोई गाना सुना दें हमें। जी मैम। शेर बाबा दिया कुड़ियां तुसी नक विच नथ ना पायो, मैं भूल गई तुसी भूल ना जायो, यारी नाल बलोच नला हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा,
हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बहाजो होया हनेरा हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा नहीं लगदा दिल मेरा नहीं लगदा दिल मेरा हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बहा